हेलो गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज हमारी क्लास सेकंड है इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया के ऊपर। सो पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लेट्स टेक अ रिकैप। चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा क्या था। मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाना स्टार्ट की थी। मैंने बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट की फुल फॉर्म याद रखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बेसिकली एक तरह का अकाउंट होता है। एक तरह का क्या होता है, एक तरह का एक ये अकाउंट होता है। ठीक है, एक तरह का कैसे क्या होता है, ये अकाउंट होता है। एक तरह का अकाउंट होता है जो कि बनाता है कौन, RBI बनाता है। और हम लोग इसको, ये जो कैलकुलेट होता है इसका सारा डाटा वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर में किया जाता है। इंडिया में कितना पैसा बाहर गया, कितना आया, इन दोनों का टोटल हिसाब करना ही क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। उसके बाद हमने बात करी थी बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले विजिबल गुड्स, विजिबल में आपको पता है क्या क्या आता है, जो भी देख पा रहे हो। इनविजिबल, ये वाली बातें याद रखना। फिर आता है फॉरेन बोरोइंग और फिर आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आज हमने इनके बारे में पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि पहले दो को हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं। इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट, और ये मैंने पूरा पढ़ा दिया था। आज हम कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। करंट अकाउंट में विजिबल के बीच हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट माइनस। क्यों, एक्सपोर्ट से पैसा आएगा, इंपोर्ट से पैसा जाएगा। इसी को बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। विजिबल गुड्स के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं इनको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका तीन कंडीशनें अराइज होती है इसमें। कौन कौन सी, अगर आपका एक्सपोर्ट बराबर हुआ इंपोर्ट तो उसको बैलेंस बोला जाएगा, BOT। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया इंपोर्ट से तो सरप्लस हो गया, फ़ायदा हो गया ना, सरप्लस हो गया, जैसे बजट होता था आपका। एक्सपोर्ट कम हो गया तो इसको बोलते हैं डेफिसिट। इंडिया कैसा है, डेफिसिट है। इनविजिबल में बताया कि सर्विस पॉजिटिव ये होता है, और मैंने बताया कि दोनों को टोटल करंट अकाउंट देखोगे तो क्या होता है, वो पॉजिटिव आता है। क्या, सॉरी, करंट अकाउंट जो देखोगे टोटल वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। इन केस ऑफ सर्विस में पॉजिटिव होता है, लेकिन ओवरऑल टोटल देखो कैसा आता है इंडिया का, नेगेटिव ही आता है ऑलमोस्ट। चलिए, कैसा आता है, वो नेगेटिव आता है। जैसे मैंने ये बताया था, कैसा आता है, डेफिसिट होता है, घाटे का सौदा होता है इसमें। चलिए, आज हम जो पढ़ेंगे इसकी क्लास सेकंड में, आज हमें पढ़ना है कैपिटल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में, कैपिटल अकाउंट। और मैं कोशिश करूंगा कि आप बैलेंस ऑफ, आज मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को ख़त्म कर दूं। कैपिटल अकाउंट में हमने क्या क्या पढ़ना है, एक हमने पढ़ना है फॉरेन बोरोइंग। चलिए पहले इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। बाहर से जो हम लोग उधार लेते हैं, देखिए उधार हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि इंडिया बाहर से उधार ज़्यादा लेता है। इंडिया बाहर से उधार ज़्यादा लेता है। तो ज़्यादा क्यों लेता है, एक तो आपको पता है कि इंडिया जो बजट होता है उसके लिए बाहर से उधार उठाती है। दूसरा देखिए, एक इसमें आता है उधार में ECB, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल कमर्शियल। कमर्शियल मतलब होता है कोई भी आपने बिजनेस पर्पज़ के लिए किया उधार, इसका जो बोरोइंग होगा। तो इसका मतलब होता है कोई भी आपने किसके लिए, आपने अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए लिया, कुछ बिजनेस करने के लिए पैसा लिया। तो कंपनियां ज़्यादातर पैसा जो होती है बाहर से उठाती हैं। क्यों बाहर से उठाती हैं, इसलिए क्योंकि जो फॉरेन के बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, आपको वो लोन को कैसा देते हैं, वो सॉफ्ट लोन देते हैं, सॉफ्ट लोन। तो मैंने बताया था ये सॉफ्ट वर्ड। सॉफ्ट लोन का मतलब होता है जिसपे इंटरेस्ट लगभग 0.5% या 1%। अब बाहर के लोग आपको इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं 1 लाख का, इंटरेस्ट ले रहे हैं 0.5% पर ईयर का। तो आप वहाँ से लोगे कि इंडिया में 5 से 7% जो देगा उस पर लोगे, तो डेफिनेटली सारे लोग यही से लेंगे। इसलिए इंडिया में जो बोरोइंग होती है वो ज़्यादा होती है, वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें, हमने पढ़ा था क्या, एक हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के बारे में, एक हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कैपिटल में दो अकाउंट आएंगे, एक बोरोइंग का, एक इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक तो होती है आपकी FDI। FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी बाहर की कंपनी जब डायरेक्ट इंडिया में पैसा लगाती है किसी भी कंपनी में। इसी के अंदर एक तो होता है FDI, एक होता है FII। दोनों की फुल फॉर्म भी याद रख लेना। इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। दोनों में फ़र्क क्या होता है? बेसिकली दोनों ही बाहर की इन्वेस्टमेंट होती है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। ये कैसा होता है? शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? आपका एफडीआई आ रही है बाहर से, एफआईआई आ रही है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए एफडीआई क्या होती है, उसको कैसे पहचाना जाता है कि एफडीआई की एफआईआई है, एफडीआई की एफआईआई है, दोनों में कैसे इसको पहचाना जाता है? चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एफडीआई के बारे में। एफडीआई मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख दी है। बेसिकली होता क्या है कि जब फॉरेन के लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, जब फॉरेनर इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में जब बाहर के लोग पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं एफडीआई, और डायरेक्ट पैसा लेते हैं। और इसका लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? ये टाइम के लिए नहीं है, ये टाइम से नहीं है इसका लेना देना। इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म का मतलब इसमें क्या होगा? if foreign, if foreign, if foreign, जब फॉरेनर इन्वेस्ट मोर देन 10% और इक्वल टू 10% एज अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। जब कोई भी फॉरेनर इन्वेस्टमेंट करते हैं 10% या इक्वल टू 10% एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी का हिस्सा, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का टर्नओवर वाली कंट्री, 1 करोड़ की, इसमें से 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा पैसा अगर इसमें किसका इन्वेस्टमेंट है? कोई फॉरेन का, उसको बोलते हैं एफडीआई। इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 10% या 10% से ज़्यादा, 10% या 10% से ज़्यादा अगर फॉरेन कंपनी का हिस्सा हो तो उसको बोलते हैं एफडीआई, उसको मतलब एफडीआई। और एफआईआई से क्या समझते हैं आप? फुल फॉर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है, यहाँ पे ये टाइम का लेना देना नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब होता है जब आपका शेयर कितना होता है फॉरेन का, ऐसे बोल सकते हैं फॉरेन शेयर कितना होता है? लेस देन 10%। कितना होता है? लेस देन 10%। अब जैसे मैं आपको पूछता हूँ एक एग्जांपल का, मुझे आंसर बताइए। आपकी जो जियो कंपनी में है उसमें 9.9% का शेयर किसने इन्वेस्ट किया? फेसबुक ने। किसने? फेसबुक का। तो फेसबुक ने कितना किया? 9.9%। तो 9.9% का मतलब क्या है? 10 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म, या इसी को आप बोल सकते हैं कैसा है? एफआईआई है। समझ आई बात की क्या होता है एफआईआई? एफडीआई और एफआई क्या होता है? एफडीआई जब बाहर की कंपनियां इंडियन कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती हैं और उनका शेयर 10% से इक्वल या 10% से ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं एफडीआई। अगर 10% से कम हो तो एफआईआई। इसी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी बोला जाता है। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है फॉरेन की, फॉरेनर इन्वेस्ट इन, ऐसे बोलते इन्वेस्ट इन इंडिया, वो क्या है अभी फ़िलहाल? वो पॉजिटिव है, क्योंकि बाहर की कंट्री के लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी इंडिया में फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ज़्यादातर इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर अपना पैसा, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया आने वाले टाइम पे पावरफुल होने वाला है। अब आपने करंट पढ़ लिया, आपने कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया, ठीक है, कैपिटल पढ़ लिया। इसमें कैपिटल में क्वेश्चन ही आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है? दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है। पॉजिटिव की वजह से क्या हो रहा था? जो आपका दोनों मतलब करंट और कैपिटल में क्या क्या बनता है मैंने ये बता दिया। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, देखिए ध्यान से पढ़ना इसको। यहाँ से टोटल हम कंक्लूजन निकालने लगे हैं। जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, समझ आए? बैलेंस ऑफ पेमेंट चारों की चारों अकाउंट मैंने जो आपको बताया, अगर ये पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में मनी का जो इनफ्लो है वो क्या है? मनी का जो इनफ्लो है वो क्या है? वो ज़्यादा है। वो क्या है?
वो ज़्यादा है। इसको बोला जाता है फेवरेबल, इसको बोला जाएगा फेवरेबल। इंडिया के लिए कैसा है ये? फेवरेबल। अब बोलेगा कि BOP फेवरेबल है, इट मीन्स क्या है, इंडिया के अंदर मनी फ्लो ज़्यादा है, ठीक है। अगर बोलेगा BOP नेगेटिव है, अगर BOP कैसा है इंडिया का, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, तो इसको बोला जाएगा अनफेवरेबल, जिसमें मनी का फ्लो आउटफ्लो ज़्यादा है, ठीक है। अनफेवरेबल, अनफेवरेबल इंडिया के लिए। तो अब आपको मुझे बताना है, बताइए BOP अगर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, दोनों में बेटर क्या है? आपको क्या लगता है, BOP पॉजिटिव आना बेटर होता है कि BOP नेगेटिव आना बेटर होता है? क्या लगता है आपको? ठीक है, तो बेटर क्या है, दोनों ही बेटर होते हैं। ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा चल रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डाटा आगे बढ़ाते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं इसके MCQ लूँगा और आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन कैसे पूछा जाए एग्ज़ाम में। आपने देखा कि फेवरेबल का मतलब क्या हुआ, आपने देखा कि फेवरेबल का मतलब क्या हुआ, मतलब कि मनी का इनफ्लो क्या है, ज़्यादा है मनी के आउटफ्लो से, तभी तो पैसा क्या हुआ, फेवरेबल हुआ। और अनफेवरेबल में क्या है, अनफेवरेबल में जो मनी का इनफ्लो है वो कम है मनी के आउटफ्लो से, मतलब बाहर पैसा ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब अनफेवरेबल आया। अब यहाँ से छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझना, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता और कम होता है। चलिए कैसे करना है इसको, कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपका पेमेंट कैसा आ रहा है, BOP आपका कैसा आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो फेवरेबल आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो फेवरेबल में क्या होगा, आपको पता है मनी मनी मनी, आपकी जो मनी इनफ्लो है, मनी इनफ्लो कैसा होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर इंक्रीज़ हो गया तो साफ साफ मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि मनी इनफ्लो हो रहा है, तभी तो एक्सपोर्ट की वजह से भी हो रहा है ना। और आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मतलब आपका जो रुपीज़ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मनी फेवरेबल है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो आपकी चीज़ों की डिमांड हो रही है, तो बाहर के लोगों को आपकी करेंसी की नीड होगी। देखो अभी आपको समझ आएगा कि डॉलर, आप लोग बाहर पैसा नहीं चला सकते, तो ये सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, RBI करती है, कि कितना डॉलर देना है कितना नहीं, ये सब कुछ RBI करती है। तो करेंसी आपकी इंडिया की रुपीज़ है वो तो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन एक चीज़ देखिएगा, करेंसी स्ट्रॉन्ग होने से घाटा भी पड़ता है। आपको पता है कि आपकी डिमांड क्या हुई, डिमांड बढ़ी, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, आपकी डिमांड बढ़ रही थी। डिमांड बढ़ने से क्या हो गया, आपका करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई, लेकिन करेंसी स्ट्रॉन्ग होने का नुकसान भी है। करेंसी स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे आपको $1 पड़ रहा है, $1 पड़ रहा है मान लीजिए 75 का, अब आपको $1 का रुपीज़ पड़ रहा है 65 का। पहले आपका USA का $1 और आपका 65, USA का $1, आपका $75, तो आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आपको 65 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ रहे हैं $1 के बराबर होने के लिए। तो इसका देखिए नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ने से करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब करेंसी, आपको लगता है ना कि करेंसी $1 आपका ₹1 क्यों नहीं होता, तो इतना हो जाएगा ना, तो आपका एक्सपोर्ट होगा ही नहीं। इसलिए ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसको चेज़ करती रहती है। जब ये एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है तो इसकी वैल्यू को गिरा देती है, वो 85 तक कर देती है, और इससे ज़्यादा जाएगा फिर भी दिक्कत हो जाएगी, फिर भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट क्यों कम हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए एक्सपोर्ट क्यों कम हुआ, एक्सपोर्ट इसलिए कम हुआ कि यहाँ पे एक व्यापारी को एक चीज़ को सेल करने के लिए, मान लीजिए पहले डॉलर मिलते थे, पहले $5 मिलते थे, है ना, एक चीज़ सेल करने के पहले $5 मिलते थे,
क्योंकि वो एक चीज़ इंडिया में मान लीजिए वो 75 की, तो फ़ायदा हो रहा था क्योंकि $5 मिले तो 75 के हिसाब से उसके बजट ज़्यादा हो गए। अब आपके पास क्या था, वो एक चीज़ को वो 65 का हो गया, अब भी $5 मिले मान लीजिए आपको, लेकिन ये $5 अब पैसे कम हुए कि नहीं हुए, घाटा पड़ा, पहले से घाटा पड़ा। अगर व्यापारियों को घाटा पड़ना स्टार्ट होगा, बाहर बेचने से इतना फ़ायदा नहीं होगा कि वो इंडिया में ही बेच के बोलेगा इससे तो बेटर ये है कि इतने खर्चे करने से यही पे कर देता हूँ। इससे क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। मतलब करेंसी स्ट्रांग होने से एक नुकसान ये होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि फेवरेबल के केस में एक्सपोर्ट कैसा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिमांड बढ़ जाता है, आपकी चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है, फिर आपका एक्सपोर्ट एक कंडीशन में ज़्यादा हो जाता है, सॉरी बहुत कम हो जाता है, सॉरी एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाता है फेवरेबल कंडीशन में। तो अगर एक्सपोर्ट कम होगा, अब देखिए आरबीआई क्या करती है, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा से इसको रिपीट करूँगा। आरबीआई क्या करती है आपकी, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई को मेंटेन करना होता है कि एक्सपोर्ट भी ढंग से चलता है। अगर एक्सपोर्ट कम हो गया तो मनी इनफ्लो रुक जाएगा। अब आरबीआई क्या करती है, तो आरबीआई के पास मान लीजिए एक तिजोरी होती है, एक उसके बाद तिजोरी होती है, उसमें उसको पता चल गया क्या हो रहा है मेरा, उसने देखा कि डॉलर तो यार वीक पड़ रहा है, डॉलर क्या हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है। अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो वो इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेगी, देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने महंगाई वाला केस पढ़ा था, वो क्या करेगी, जितने भी डॉलर्स हैं, जो भी करेंसी है आपके पास बाहर की, वो इसको स्टोर करके रख लेगी। ठीक है, डॉलर वगैरह इसको स्टोर करेगी, स्टोर मोर फॉरेन करेंसी। इससे क्या होगा आपको ही पता है कि मार्केट में अगर ये करेंसी नहीं बचेगी तो इसके बदले में क्या करेगी, वो इंडियन रुपीज़ को क्या करेगी, ज़्यादा मार्केट में फैला देगी, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपकी मनी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि यहाँ पे पहले सबके पास 100 था, अब सबके पास 200 हो गया, तो वही चीज़ें भी तो उस हिसाब से महंगी हो जाएंगी, तो मनी वैल्यू कम होगी। इसका मतलब मनी आपका वीक होना स्टार्ट हो गया। जब मनी की वैल्यू कम होगी तो धीरे धीरे अपने आप एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब मनी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं। मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको दोबारा से रिपीट करूँगा। इंडिया में कुछ चीज़ें सस्ती हैं, आपका पैसा क्या सस्ता। अब बाहर वाला मान लीजिए फॉरेन के पास $5 है, उसको लगा यार मैं यहाँ $5 खर्च करूँ तो इंडिया का तो 85 $1 का बन रहा है। इसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, इंडिया से चीज़ मंगवाता हूँ, मेरे को सस्ती पड़ेगी, मुझे सस्ती पड़ेगी, तो वो यहाँ से ज़्यादा चीज़ मंगवाता है। इसका मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो कॉमन सी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पैसों की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। चाइना यही तो करता है, चाइना अपनी करेंसी को डाउन कर देता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो क्या करता है, बाहर चीज़ों को एक्सपोर्ट करवाने के लिए अपनी वैल्यू कम करता है ताकि लोग यहाँ से चीज़ें खरीदें। तो सेम ऐसा ही होता है, जो मार्केट में करेंसी थी, डॉलर थे, वो इसने रिजर्व कर लिए और मार्केट में फैला दिया पैसा। अब लोगों के पास तो फॉरेन करेंसी बची नहीं है ना, अब आप पैसा लेके यूएस से थोड़ी जाओगे चीज़ें खरीदने, जब आपको ये गवर्नमेंट दे नहीं दी, आपको प्राइवेट काम कर रहे हो, आपकी पूरा पैसा नहीं दे रही, करेंसी पूरी नहीं दे रही, आरबीआई कंट्रोल कर रही है, कम है मार्केट में, तो आप बाहर से चीज़ें कम खरीदोगे, है ना, कम खरीदोगे, इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी वैल्यू, जो आपके पैसे हैं वो सस्ते हो जाएंगे, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन हो जाएगी। जब उसकी वैल्यू डाउन होगी तो आपका एक्सपोर्ट अपने आप बढ़ेगा। फॉरेन वाले लोग आपसे चीज़ें लेंगे क्योंकि सस्ती पड़ रही है उनको क्यों पैसा वेस्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली कुल मिला के यहाँ का रिजल्ट ये निकला जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका डॉलर क्या हो, डॉलर स्ट्रांग हो, तो एक्सपोर्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डॉलर महंगा है और पैसे वीक हो गए, पैसे वीक हुए तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि फॉरेन वाले डॉलर लेके जहाँ आएंगे चीज़ें लेके जाएंगे, ज़्यादा मिल रही हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको ये पता चल गया कि पैसा वीक होने से, रुपीज़ का वीक होने से और डॉलर का स्ट्रॉन्ग होने से क्या फ़र्क होता है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, चीज़ें ज़्यादा बाहर जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि चीज़ें सस्ती हैं, आपका पैसा कमज़ोर है और बाहर वाले का डॉलर स्ट्रॉन्ग है। और जब उसको $1 का जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है पैसों की, उसका $1 यहाँ पे 100 के पास बन रहा है, तो वो चीज़ें लेगा ना, वो चीज़ें यहाँ से खरीदेगा, उसको सस्ती पड़ रही है, उसको $1 खर्चा करना पड़ रहा है, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है। और इसी का उल्टा हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाता है कि मान लीजिए अगर आपका पैसा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब क्या हुआ, $1
आपका 50 रुपये के बराबर है। अब 50 रुपये करो $1 बन जाएगा। तो इससे क्या हुआ, पहले इसका 100 था, अब 50 हो गया, सस्ता हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से चीज़ें नहीं लेगा क्योंकि इसको यहाँ से महंगी लग रही है। अब यहाँ से महंगी कहीं और जो सस्ती वहाँ से लेगा। तो इंडिया का एक्सपोर्ट क्या होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका पैसा स्ट्रांग है ना। अब 50 रुपये में $1 की वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे तो इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, पहले केस में मैंने बताया कि अगर आपको वैल्यू अपना पैसा स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करोगे, पैसे को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करोगे, आपने पैसे करेंसी को यहाँ पे क्या किया, रिजर्व करके रख लिया। क्या किया, रिजर्व करके रख लिया। ठीक है, आपको मनी को वी करना था, आपने क्या किया, आपने उनका जितना भी फॉरेन रिजर्व, जो फॉरेन आरबीआई रिजर्व जिसको बोलते हैं, आरबीआई फॉरेन रिजर्व क्या होता है, क्या होता है, जितनी भी बाहर की करेंसी होती है, मेन 5 में आगे क्लास में लिखवाऊंगा, इसको रिजर्व करके रखती है। क्यों, क्योंकि इसको रिजर्व करके रखती है, मार्केट में इसको कम फैलाती है और मनी ज़्यादा फैलाती है। मनी ज़्यादा तो मनी की वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अगर ये चाहती है कि मनी की वैल्यू बढ़े तो ये क्या करेगी, मनी को लेके तिजोरी में बंद करके रखेगी और मार्केट में डॉलर फैला देगी। जब इंडिया के पास डॉलर होगा, लोगों के पास, वो डॉलर से बाहर की चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा और आपकी मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मनी की वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में मनी नहीं है ना। जब मार्केट में मनी नहीं होती तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है। इन्फ्लेशन कम होने से क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन कम होगा तो आपकी मनी की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। महंगाई कम है, इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। महंगाई कम का मतलब क्या होता है कि कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें ले पा रहे हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि चैप्टर में जो आज की क्लास में बच्चों को डाउट हुआ होगा, मैं कुल मिला के आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आज की क्लास में आपको पढ़ना है कैपिटल अकाउंट के बारे में, क्या होता है, ये फॉरेन वाला बता दिया, इन्वेस्टमेंट बता दिया, दोनों बता दिए। इसमें मैंने क्या क्या बताया कि ये पॉजिटिव होता है, आपको पता है बाहर से उधार हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वहाँ पे लोन सस्ते मिलते हैं। फिर मैंने एफडीआई और एफआईआई के बारे में बता दिया। ये याद रखना कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है 10% के इक्वल, या 10% से ज़्यादा को उसको बोला जाता है एफडीआई या लॉन्ग टर्म, उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म। एफआई मतलब शॉर्ट टर्म, कब, जब 10% से कम हो जाएगी। इतनी सी बात याद रखना, दो बातें ये है। मैंने बोला अगर बीओपी पॉजिटिव आ जाए तो उसको बोलते हैं फेवरेबल, और नेगेटिव है तो अनफेवरेबल। दोनों ही हमारे लिए अच्छी होती है, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी चल रही है। फिर मैंने बताया कि पैसा ज़्यादा हम लोग क्या कहते हैं, वीक भी नहीं कर सकते, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर सकते। एक बैलेंस बना रहे तो वो बेटर होता है। वीक करने से भी आपने देख लिया, पैसा वीक हो गया तो क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा बट इंपोर्ट कम हो जाएगा। अगर पैसा स्ट्रॉन्ग हो गया तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बस आपको इतना सा समझ आती है, ठीक है, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो। ये याद रखना कि फेवरेबल में क्या होता है, मनी इनफ्लो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मनी आउटफ्लो से, और अनफेवरेबल में क्या होता है, मनी इनफ्लो कम हो जाता है, आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है, उसमें आपका क्या होता है, अनफेवरेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉरेन रिजर्व क्या होता है, आरबीआई का कितना कितना रखा जाता है, उसमें क्या क्या रखा जाता है, कौन सी करेंसी होती है। प्लस हम 8 से 10 क्वेश्चन लगाएंगे इसके, ताकि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ आ जाए। बस बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद आपका आधा चैप्टर खत्म हो गया। आपको पढ़ना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैसे आए थे और क्यों एलपीजी लेके आए थे, एलपीजी क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्राइसिस कैसे कैसे आएंगे ये अगले 2 से 3 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे। मतलब ओवरऑल कुल मिला के 6 क्लासेस लेंगे, 5 से 6 क्लासेस में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।